ये बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में जुडिशरी के बारे में, जजेस के अंदर में जो आज की डेट में कोर्ट है, वहां पर कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में। आकर 25 हाई कोर्ट हैं आज की डेट में। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे? भाई स्टेट तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में 28 है और यूनियन टेरिटरी भी 8 है भाई साहब, पर 25 हाई कोर्ट से ही काम चला रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि गुर्बत में चल रहा है काम चला लो, ठीक है। तो ये काम चला लो वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी है, यानी कि जो हमारे देश के अंदर में कोर्ट है, वो यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं। यूनिटरी का मतलब क्या है कि पापा है सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और फिर यहाँ पर नीचे दूसरे कोर्ट, तो ऊपर से अगर डिसीजन आ गया तो सबको मानना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में जुडिशरी के बारे में, जजेस के अंदर में जो आज की डेट में कोर्ट है, वहां पर कोर्ट की जो वैकेंसीज है उसके बारे में। इसको कैसे आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो नवनीत, वहां पर टूरिज्म भी बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। और दुनिया भर में जब लोग टूरिस्ट आने लगते हैं तो फिर वो वहां पर जाकर पिक्चर्स लेते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, तो वहां पर दूसरे लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें आराम से बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पर हमारे देश में जुडिशरी को लेकर कई बार कई सारे आर्टिकल छापे जाते हैं, और जब भी ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है जुडिशरी को लेकर कि भाई जुडिशरी ढंग से काम नहीं करती है, ठीक है। मतलब ये है कि केस आज डाला तो पता नहीं उसका जजमेंट कब आने वाला है। कई सारे लोग निकल जाते हैं धरती पे से, पर लेकिन कभी जजमेंट नहीं आता है, मिलती है तो सिर्फ तारीख। सुना है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जज साहब। तो वो डायलॉग बड़ा अच्छा है, दामिनी मूवी है सनी देओल की, उसमें सनी देओल का डायलॉग है, वो इतना फेमस हुआ जिसकी कुछ हद नहीं, कि महिलाएं अपना मंगलसूत्र बेचकर केस लड़ने आती है तो उन्हें भी मिलती है सिर्फ तारीख। सड़कों पर जाते जाते लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं तो उन्हें भी मिलती है सिर्फ तारीख। जटा साहब आज तारीख नहीं। बड़ा खतरनाक डायलॉग था वो। तो वही तारीख क्यों होती है, अब उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले तो ये सोचिए हमारे देश के अंदर का जुडिशल सिस्टम कैसा है। अगर आप लोगों को मैं ध्यान से दिखाऊं तो जुडिशरी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा, ये है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के वहां पर जाकर हमको अपील करनी पड़ती थी। मतलब सोचो कितनी घटिया चीज थी। केस हमारे देश में चल रहा है और फाइनल डिसीजन जो है, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो हम लोग को अंग्रेजों के पास में जाना पड़ता था, वहां पर अपील करनी पड़ती थी। पर जब से देश आजाद हुआ, हमारा खुद का संविधान आया, अब हमारे यहां पर ही फाइनल अपील आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट बोलते हैं हमारे देश का, जो कि न्यू दिल्ली में इसकी आप लोगों को बेसिकली हेड स्टेब्लिश देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी कोई ब्रांच नहीं है, उन्हें कहते हैं हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हम इकलौते सेंटर है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसके नीचे कई सारे हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हाई कोर्ट कितने हैं? टोटल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हैं आज की डेट में। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे? भाई स्टेट तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में 28 है और यूनियन टेरिटरी भी 8 है भाई साहब, पर 25 हाई कोर्ट से ही काम चला रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि गुर्बत में चल रहा है काम चला लो, ठीक है। तो ये काम चला लो वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी रिसेंटली ताजा ताजा हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ। अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा ताजा हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया है? वो अभी बनाया गया एक ऐसे राज्य के लिए जब यहाँ पर 2014 में एक नया राज्य बनाया गया था, तो फिर उसके लिए नए हाई कोर्ट की जरूरत पड़ी भाई साहब। तो वो कौन सा है आप लोग ये बताना है। यहाँ पर दोनों को अलग करके बनाया गया 2019 में। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अलग हो गया, और यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो आप लोग को अलग देखने को मिला है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर अभी हमारे देश के अंदर में 25 हाई कोर्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारे देश के अंदर में दो अकेले यूनियन टेरिटरी हैं। ये क्वेश्चन है सारे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। दो अकेली यूनियन टेरिटरी हैं जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। वो दो यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसके पास में खुद के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, पर उनमें से दो ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, और फिर नीचे सिविल और मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर कोई केस लड़ रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ से ऐसे आप लोग बढ़ते हुए जाएंगे, और यहाँ पर आकर फाइनल होगा अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसा फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में समस्या क्या है? मैक्सिमम कोर्ट के अंदर में वैकेंसी पड़ी हुई है, जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है।
तो इसलिए यहां पर उनको फिल करना जरूरी है। जब तक स्कूल के अंदर में टीचर ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आज भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में सिचुएशन ये है कि पूरे के पूरे क्लास को एक टीचर थाम रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उनकी वैकेंसी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेम कंडीशन इसके ऊपर में इंप्लीमेंट की जा रही है। याद रखना, दो ऐसी हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी है, एक है दिल्ली और दूसरी प्रेजेंट अभी बनी है, जो कि पहली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें खुद के अपने हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। इससे पहले दिल्ली के पास में खिताब था अकेली के। पर लेकिन अगर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो हमारे देश के अंदर में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसके आज की डेट में खुद के चीफ मिनिस्टर हैं। उनमें से एक हो गई दिल्ली, दूसरी हो गई पुदुचेरी और तीसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर रिसेंटली ताजे ताजे चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी, ठीक है। ज्यादा बात से भी नहीं हुए, ताजे ताजे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बात करता हूँ आर्टिकल के बारे में। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये बताया गया राइटर के द्वारा कि भाई आज की डेट में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जो हमारे देश के अंदर में हाई कोर्ट है, यानी कि सेकंड टायर सिस्टम है। प्राइमरी हो गया सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट। और याद रखना, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी है, यानी कि जो हमारे देश के अंदर में कोर्ट है, वो यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं। यूनिटरी का मतलब क्या है कि पापा है सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और फिर यहाँ पर नीचे दूसरे कोर्ट। तो ऊपर से अगर डिसीजन आ गया तो सबको मानना पड़ेगा। ये है हमारी देश की जुडिशरी का यूनिटरी सिस्टम। पर लेकिन अगर बात करें हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट बनाते टाइम हम लोग यूनिटरी सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि संघवाद का ढांचा फॉलो करते हैं। यानी कि सबके सब अपने मुहारे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी और नीचे पंचायत अपने हिसाब से काम करेगी। उनके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं डालेगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे जनता के द्वारा इलेक्टेड लोग यहाँ पर रहते हैं, जबकि यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस इसलिए आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो दोनों को लेकर कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये बताया जा रहा है कि भाई साहब आज की डेट में 1122 सैंक्शन पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें से अभी यहाँ पर आप लोग को लगभग 371 जो है वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है आज की डेट में। तो सोच के देखो कैसे काम चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो इतनी बुरी कंडीशन है, जो कि 50% आज की डेट में जो उसके पास में जज है, 50% खाली पड़ी हुई है सीट भाई साहब। मतलब इस लेवल पर अगर आप लोग काम करोगे, इतनी सीट अगर खाली पड़ी हुई है, तो क्या रियलिटी में आप लोग समझ सकते हैं कि एक ही टीचर जो है भाई साहब वहां पर लगा हुआ है पूरे स्कूल को थामने में। तो क्या इस तरीके से काम हो पाएगा? और अगर इस तरीके से काम हो पाएगा तो क्या एजुकेशन सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे? तो ये चीजें आप लोग समझे यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में देश के अंदर में, कि जुडिशरी भाई साहब, जो आज की डेट में अमीर देशों में आप लोग जाओगे, वहां पर चाहे जुडिशरी के बारे में बात कर ले, चाहे पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर ले, चाहे आईएएस ऑफिसर के बारे में बात कर ले, चाहे वहां पर डॉक्टर्स के बारे में बात कर ले, हर एक लेवल पर उनके पास में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा डेटा आप लोगों को नजर आएगा। कुछ दिनों पहले याद है आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि हमारे देश के अंदर में जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर में ऑफिसर हैं, वो लगभग 850 है ओनली। और यही संख्या जो है इनके पास में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हजार देखने को मिलेगी अगर दूसरे देशों के पास में जाओगी। तो हम लोग अपने देश के अंदर में इतनी सारी वैकेंसी खाली किए बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या निकल कर आती है। और इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की डेट में हम लोग यहाँ पर जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर सिस्टम को पैरालाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। क्योंकि अगर वो सिस्टम में इतनी वैकेंसी है तो वो पैरालिसिस हो गया ना एक तरीके से। तो हम लोग उसमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग उसको काम ही नहीं करने दे रहे हो। खुद देख लो, आरटीआई के अंदर में, राइट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में इतनी पोस्ट खाली पड़ी है, इसकी वजह से वहां पर ये समस्या आज के डेट में देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेट 60 लाख केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट के सामने हमारे देश के अंदर में। अगर इन इंसानों को सोल्व करने के लिए बैठा दिया जाए, तो इनकी उम्र तो पता नहीं कितनी बार खत्म हो जाएगी इन केसेस को सोल्व करने में। तो क्या आप लोग यहाँ पर ये काम कर पा रहे हैं? आज की डेट में जजेस को काम करने के लिए प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, केस लोडेड जिसकी कुछ हद नहीं है। ये सिस्टम आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर इंडिविजुअल इंसान जो है फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते टाइम बकायदा ये सिस्टम क्रिएट किया था कि आर्टिकल 124 के थ्रू आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अलग अलग डिस्टिंग्विश पर्सन की। और आर्टिकल 217 के तहत में आप लोग हाई कोर्ट के अंदर में यहाँ पर लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पर हैं हमारे संविधान के अंदर में। आप लोग आज की डेट में देखो, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कैसे है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली 8 जज हुआ करते थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे 1950 में, अगर आप लोग बात करो। पर 2019 में लाकर ये संख्या बढ़ाकर 34 कर दी हमारे देश के अंदर में, जिसमें 33 तो जज है प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये संख्या क्यों बढ़ाई? भाई हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं।
तो जब ये सारी की सारी चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं देश के अंदर में, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं चीजें? तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली, याद रखना, कि अगर हम लोग को जजेस की संख्या बढ़ानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या कहीं पर, तो ये केस जो रहता है किसके हाथ में रहता है? ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर में ये काम अपने आप कर देगा कोई प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये काम पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर ये कह रहे हैं कि आप लोग आज की डेट में यूएसए में चले जाओ। यूएसए के साथ में दूसरी कंट्री इन्होंने यहाँ पर कई सारी, जैसे कि एक पोलैंड का भी नाम इन्होंने लिया है, कि यूएसए में चले जाओ, पोलैंड में चले जाओ, आप लोग स्पेन में चले जाओ, आप लोग इटली में चले जाओ, चाहे आज की डेट में, कि भाई साहब यहाँ पर जो जूरिस्ट हैं और जो प्रोफेसर हैं उनको भी जुडिशियल पोस्ट दे दी जाती है लीगल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। मतलब ये समझो कि आज की डेट में मैं आप लोग को यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आप लोग को यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं पॉलिटी अगर पढ़ा दी, या मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा दी, और उसको पढ़ने के बाद में आप लोगों के सिलेक्शन हो रहे, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये चीजें पढ़ा सकता हूँ, तो क्या मैं किसी कॉलेज के अंदर में जाकर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ? तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में दिक्कत क्या है? इसी को लेकर अभी मैंने आप लोगों से बात की थी। हमारे देश के अंदर में बहुत ही विवाद छिड़ा हुआ है इस चीज को लेकर, कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं, या फिर जो इसरो के अभी जो चीफ है वो रिटायर हो रहे हैं, अभी नए चीफ आ रहे हैं, अगर उनको चल के कल को टीचिंग करनी है भाई साहब कहीं पर, तो क्या उनको यहाँ पर टीचिंग के लिए अलग से कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा कि भाई साहब इस इंसान को तभी टीचिंग करने दो? वो इंसान अपने फील्ड में ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच चुका है कि वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर उस इंसान को आप लोग टीचिंग करने के लिए अलाउ नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा? और ये मैं ओनली टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर इस आर्टिकल में राइटर इसी चीज को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर भी जो अलग अलग फील्ड में काम करने वाले कई सारे ऐसे सीनियर वकील हैं, ऐसी पोस्ट पर हैं आज की डेट में वो, कि भाई साहब वो इतने माने एक तरीके से, मतलब इतने आप अपना प्रैक्टिस करके इतने वो ज्ञाता बन चुके हैं कि वो जजेस की तरह भी उनको आप लोग अपॉइंट कर सकते हो। इवन कई सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो इतनी सारी केस स्टडीज पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने सारे जजमेंट वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लीगल सिस्टम के वो एक ज्ञाता है, उनको आप लोग जजेस की पोस्ट दे सकते हो केसेस को निपटाने के लिए। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हमारे देश का जो सिस्टम है आज की डेट में वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है? ये सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चेंज क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो वैकेंसीज लेकर आनी है उसके अंदर में कोलिजन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और कोलिजन सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई साहब? उसमें सरकार की और भाई साहब जो गवर्नमेंट है उसकी, और यहाँ पर हमारी जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट है उसकी बनती नहीं है। दोनों आपस में लड़ जाते हैं और वहां अपॉइंटमेंट हो नहीं पाती है। तो इसकी वजह से जज नहीं पहुंच पाते यहाँ पर। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पर आज की डेट में एक इंसान को जज बनने के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया रखा गया है। उसमें आप लोग नॉर्मल इंसान को जज बना नहीं सकते। तो इसकी वजह से नॉन ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, आईएएस के अंदर में क्या किया गया था अभी रिसेंटली, आप लोगों ने देखा कि लेटरल एंट्री की जा रही थी। लेटरल एंट्री मतलब यानी कि कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। अगर कोई इंसान अपने फील्ड में ज्ञाता है, कोई स्पेशलिस्ट है, उसको यहाँ पर सरकार बस इंटरव्यू लेकर वो पोस्ट दे देगी उठाकर। तो ये जब तुम आईएएस में कर सकते हो, तो क्या ये जुडिशरी में आप लोग नहीं कर सकते हो? यहाँ पर जहां पर रिक्वायरमेंट है, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वहां पर नहीं ये काम कर सकते हो? तो वहां पर तो नॉर्मली जहां पर करना चाहिए वहां पर तो करोगे नहीं, पर जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर करोगे। तो राइटर ये कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एटलीस्ट हाई कोर्ट में तो आप लोग यार ये कर ही सकते हो। रीजन क्या है? राइटर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जो मुझे पर्सनली पसंद आई। राइटर ने ये बोला कि आप लोग हाई कोर्ट में एटलीस्ट इसको अपॉइंट कर दीजिए। आप लोग किसी भी, जैसे नहीं लिटिल एंट्री वाला सिस्टम जो है वो हाई कोर्ट में ले लाइए आप लोग यहाँ पर। रीजन क्या है? अगर हाई कोर्ट से कोई केस अगर लग रहा है कि यार गड़बड़ हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना ऊपर उस केस को सुधारने के लिए, कि हाई कोर्ट ने भाई गलती कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट इंप्रूव कर देगा उसको। अगर हाई कोर्ट से कोई गलती हो गई है तो आप लोगों के पास में मौका है उसको सुधारने का भी। तो हाई कोर्ट के अंदर में आप लोग जूरिस्ट को अलाउ कर दो, एकेडमिक पर्सन को अलाउ कर दो, किसी टीचर को, किसी प्रोफेसर को उस फील्ड के अंदर में आप लोग। और अगर डायरेक्टली भी अलाउ नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिनों की उसकी ट्रेनिंग करवा दो। तो सबसे पहले तो टाइमली अपॉइंटमेंट करो। दूसरा, आप लोग यहाँ पर जूरिस्ट को अगर आप लोग को लेकर आना है तो आर्टिकल 217 के अंदर में आप लोग को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर तो उसमें अमेंडमेंट करके अलाउ कर दो कि किसी प्रोफेसर को, किसी एकेडमिक पर्सन को आप लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तीसरा, अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे
तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह करा दो, आप लोगों को लग रहा है वो ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। और आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अगर आगे से कोई भी जजेस कोई जजमेंट दे रहा है यहाँ पर और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, तो उस जजमेंट को आप लोग आज की डेट में सारे के सारे जो अलग अलग फील्ड में जो प्रोफेसर हैं जो वो सब वो हैं उनके साथ में, मतलब उसको डिलीवर करने से पहले उनके साथ भी डिस्कस किया जा सकता है, ताकि और अच्छे लेवल पर उसको जजमेंट को डिलीवर किया जा सके और ज्यादा एक्सपर्टीज यहाँ पर देखने को मिले। तो ब्रोडर प्रैक्टिस फॉलो करने की जरूरत है ताकि जस्टिस सिस्टम की क्वालिटी को आप लोग इनहेंस कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अक्सर आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या रीजन है क्यों यहाँ पर अपॉइंटमेंट में इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना, हमारे देश के अंदर में एक कोलिजन सिस्टम है जिसको लेकर बार बार लड़ाई होती है, इसमें 3 केस के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो ये कोलिजन सिस्टम है ना, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है। कोलिजन सिस्टम क्या है, ये एक लोगों का ग्रुप है जो कि अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। तो अगर अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में तो 5 लोगों का ग्रुप है, और अगर अपॉइंटमेंट करना है हाई कोर्ट के अंदर में तो 3 लोगों का ग्रुप है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जज और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, ये मिलकर डिसीजन लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो कोलिजन सिस्टम है ना, ये पहले था नहीं, पर जुडिशरी ने अपने हिसाब से यहाँ पर पैदा कर दिया इस कोलिजन सिस्टम को। तो यहाँ पर राइटर उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई साहब कोलिजन सिस्टम में भी आप लोग इंप्रूवमेंट लेकर आइए, तुम आपस में लड़ रहे हो सरकार और कोर्ट, तो भाई साहब कैसे आप लोग अपॉइंटमेंट करोगे यहाँ पर, तो ये समस्या भी है यहाँ पर। तो तीनों केसेस आप लोग याद रखना, पहला केस आया 1981, इसमें ये बोला जाता था कि यहाँ पर पहले सरकार के हाथ में पावर रहती थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ लेते थे कि हाँ भाई साहब ठीक है ये आदमी अपॉइंट कर दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे हाँ करे चाहे ना करे, उसका कोई ज्यादा बात ही नहीं थी उसमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग याद रखना कि 1981 तक आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में सरकार अपॉइंटमेंट कर रही थी। आर्टिकल 124 का इस्तेमाल कर कर कहां पर अपॉइंटमेंट करी थी, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 217 का इस्तेमाल कर कर ये हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कर रही थी। तो ये तो चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। पर लेकिन फिर आगे चलकर आता है 1993 में, ये याद रखना फर्स्ट जज केस ने कोलिजन सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, कोलिजन सिस्टम जो है वो सेकंड जज केस ने इंट्रोड्यूस किया था, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या होता कि भाई जो तुम ये जज के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कस कर रहे हो ना, ये डिस्कस करना नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को अब उसकी बात माननी पड़ेगी यहाँ पर। तो यानी कि जो कंसल्टेशन है अब यहाँ पर वो सहमति में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि कॉन्फ्रेंस बन गया, अब उसकी सहमति के बिना आप लोग नहीं लेकर चलोगे। क्यों? क्योंकि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी बनी रहती है, वरना सरकार अपने हिसाब के जज यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर देगी सारी। तो ये समस्या यहाँ पर देखने को मिली थी, पर ये बोलने लगी सरकार कि यार ऐसा कैसे होगा, एक इंसान से पूछकर उसी के हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना मुन्ना ना, एक इंसान से क्यों पूछ रहे हो, हम ग्रुप बना देते हैं, हम 3 लोगों का ग्रुप बना देते हैं कि हम लोग 3 लोग बैठा करेंगे और उन तीनों ने जो सहमति कर दी उसके हिसाब से तुम अपॉइंटमेंट कर देना। तो यहां से जन्म होता है कोलिजन सिस्टम का, एक तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा थर्ड जज केस आते हैं यहाँ पर 1998 में, ये बोले कि नहीं यार 2 लोग तो कम है, आप लोग 2 लोग और ऐड करो। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 5 लोगों की एक बेंच बैठती है, वो डिसाइड करते हैं कि किसका अपॉइंटमेंट करना है, ताकि भाई भतीजावाद और ये सारी चीजें भी यहाँ पर नए देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और एक और बात जो एडवांस हो जाती है फिलहाल के टाइम पर, जो अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं, ये और याद रख लेना कि 2014 में अभी रिसेंटली फोर्थ जज केस भी आया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकार के द्वारा एक कानून लेकर आया था जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सरकार ने क्या सोचा कि भाई हम भी अपॉइंटमेंट करेंगे, कोलिजन सिस्टम को साइड में फेंकेंगे उठाकर। तो सरकार ने बोला कि हम लोग एक कानून लेकर आए जिसको हमने बोला है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि इसमें 3 सरकार के लोग रहेंगे, 3 यहाँ पर हमारे लोग रहेंगे, मतलब 3 सरकार के रहेंगे, कि सरकार बोलिए हमारे रहेंगे, और 3 जुडिशरी के रहेंगे। ये 6 मिलकर यहाँ पर डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंटमेंट करना है। ये बोले कि भाई तुमने अगर ना कर दी तो भाई हम 3 तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अपॉइंटमेंट हो नहीं पाएगी, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी खतरे में पड़ जाएगी यहाँ पर। तो इन्होंने इसको उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि इसको खत्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखना, 2014 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल कर आया था, इसको फोर्थ जज केस बोला गया था जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए। तो ये सारी की सारी जो कमियां हैं खामियां हैं उसको आप लोग छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। तो इसके ऊपर में ये राइटर साहब जो हैं इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर। ये
तो दिल्ली बेस एक एडवोकेट है जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया कि कैसे हम लोग अपने देश के अंदर में चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। आर्टिकल 217 का भी इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल 124 का भी इन्होंने जिक्र किया गया। तो ये आर्टिकल जो इस तरीके से यूज किए जाते हैं तो उनके बारे में एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, और कई जगह इनके द्वारा यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के माइंड में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी को वैसे हम लोग फिल नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहे हैं इस चीज को कि कैसे लेकर हम लोग को चलना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके,